मैसेज के माध्यम से अब किसी भी अन्य माध्यम से आपको मालूम पड़ा कि अब आपका तबादला हो चुका है, आपको दरभा जाना होगा। जैसे हमने बॉर्डर मूवी में देखा था कि सुनील शेट्टी आते हैं और अगले दिन उनको बॉर्डर में जाना होता है और बैकग्राउंड में गाना चल रहा होता है कि तो चलूँ तो चलूँ। स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि चारों तरफ बड़ी संख्या में नक्सली दिख रहे हैं। आपने बताया कि एक टीम आप लीड कर रहे थे और आपका आमना सामना हो गया था नक्सलियों से। चांदा मेटा से जब वापस आ रहे थे तो उस टाइम पे एक आईडी बड़ी मेन ऑपरेटिंग आईडी थी, वो ब्लास्ट हुई थी। मैदानी इलाका है, सुकमा जिले का क्षेत्र पड़ता है वो, और वहाँ पर हमारे जो 16 जवान हैं वो शहीद हुए थे। तो आपका कोई हिट लिस्ट में नाम आया था? नक्सलियों को पता है कि यहाँ पर जवान सर्चिंग के लिए आएंगे, तो सिर्फ पगडंडियों में वो स्पाइक फोर्स लगा दिया करते हैं और आपके जहन में इस बात का इल्म नहीं कि अब अगले ही कदम में आप गिर कर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे। कुछ जिले के आईजी और एसपी भी शायद उसको सस्पेंड कर दिया गया था। जैसे यहाँ के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि जो ग्रामीण है वहाँ का नक्सली हैं। 25 मई 2013 झीरम घाटी कांड, जो कि हमारे देश में सबसे बड़े नक्सली हमले के रूप में स्थापित हो चुका है। कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो अपनी परिवर्तन यात्रा को लेकर के बस्तर और सुकमा के बीच एक छोटा सा गांव पड़ता है झीरम, वहां पहुंचते हैं। उनके जहन में इस बात का इल्हाम नहीं होता कि नक्सली वहां एम्बुश लगाकर बैठे हुए हैं। जैसे ही वो उनका काफिला झीरम पहुंचता है, नक्सली ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौत के घाट उतर जाते हैं और साथ ही साथ जो उन्हें सुरक्षा मुहैया करवा रहे थे सुरक्षाकर्मी, उन्हें शहादत मिलती है। तो मगर कहानी आज नेताओं की नहीं है, कहानी किसी और की है। 25 मई 2013 को टीवी पे खबरें चल रही थी कि इतना बड़ा नक्सली हमला हुआ है। एक सिपाही, एक थानेदार कोरबा में बैठकर टीवी में खबर सुन रहा था, मगर खबर एक और उसे मिलती है कि उनका तबादला हो चुका है, उन्हें अब दरभा जाना होगा। तो उस वक्त क्या उनकी मनोदशा थी, क्या वो सोच रहे थे? उनके परिवार वालों को जब मालूम पड़ा तब वो क्या सोच रहे थे? तो उस थानेदार का नाम है दुर्गेश शर्मा, जो वर्तमान में भिलाई के सुपेला के थाना प्रभारी हैं। मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनकी कहानी आपके सामने लाने की छोटी सी कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। सर, आपकी पोस्टिंग वहाँ पे हुई, उन सारे विषयों में बात करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके मन में कैसे आया कि मुझे पुलिस बनना है, पुलिस सर्विस में जाना है मुझे? जब पढ़ाई पूरी होने के बाद पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। प्रिपरेशन करने के दौरान पे पुलिस का जॉब निकला, और चूँकि मेरे पापा भी पुलिस सर्विस में थे तो पुलिस की तरफ एक लगाव यंग जनरेशन को तो रहता ही है थोड़ा सा। उसी लगाव से लगातार पुलिस की जो भर्तियाँ निकल रही थी उसमें हमने भरा और सेलेक्ट हुए। जी। उसके बाद फिर आपने इस पोस्ट में आ पाए, आपकी ट्रेनिंग? फिर सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे 2008 बीच है हम लोग का, जिसमें हम लोग 380 लोग चयनित हुए थे। उसकी ट्रेनिंग होने के बाद पे मेरी प्रोविजनर जो ट्रेनिंग होती है, जो फील्ड की ट्रेनिंग होती है, वो कोरबा जिले के रूप में पोस्टिंग हुई थी। कोरबा जिले में करीब 1.25 साल के आसपास मेरी प्रोविजनल ट्रेनिंग चली है। चलने के बाद पे हम लोग का सेकेंड फेज़ का 7 दिनों का ट्रेनिंग फिर से रिफ्रेशर कोर्स जैसा रहता है। रिफ्रेशर कोर्स के दौरान पे फिर उसके बाद हमारी जो पोस्टिंग है वो बस्तर जिले में हुई थी। आप जब इस सर्विस में, आपके मन में तो रहा होगा कि बस्तर में तो पोस्टिंग होती ही है, बस्तर जाना पड़ता है, तो सामान्य तौर पे जो नए भर्ती के लड़के रहते हैं उनको ज़्यादातर बस्तर में पोस्टिंग होती है, क्योंकि नया ट्रेनिंग रहता है, नई कोर्स रहती है। कमांडो कोर्स वगैरह भी हम लोग करते हैं सिटी कॉलेज कांकेर में। उसके बाद से रिफ्रेश रहते हैं, इसलिए बस्तर पोस्टिंग होती है। और उसी तर्ज पे हम लोग का जो प्रोविजनल पीरियड था उसके बाद फिर बस्तर पोस्टिंग हुई थी मेरी भी। जब मैसेज के माध्यम से, अब किसी भी अन्य माध्यम से आपको मालूम पड़ा कि अब आपका तबादला हो चुका है, आपको दरभा जाना होगा, तो मन में डर हुआ था या फिर क्या घर वालों ने क्या कहा कि मत जाइए, रुक जाइए, कुछ क्या बात हुई थी उस वक्त? शुरू में तो थोड़ा सा अजीब लगा कि मेरे जो बाकी दोस्त लोग थे उनकी भी पोस्टिंग बस्तर में हुई थी, लेकिन वो थोड़ा सा दरभा, चूँकि झीरम घाटी अंदरूनी क्षेत्र तत्काल हुआ था, उस टाइम पे आसपास में ही घटना हुई थी, तो एक डर तो था मन में, अजीब शंका थी, क्योंकि मैं मैदानी इलाके का रहने वाला हूँ, बिलासपुर जिले का रहने वाला हूँ, जंगलों से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो वहाँ जाने के बाद पे जो वहाँ का टेरेन है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, वो भी बहुत प्रभाव डालती थी। और शुरुआत में जो सुन के रखे थे उसको सुनने के बाद में थोड़ा सा मतलब डर तो नहीं बोलना चाहिए, बट एक ऐसी भावना थी कि हाँ यहाँ पोस्टिंग हो गई है। घर वाले कुछ ज़्यादा डरते थे, घर वालों को थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था कि ऐसी जगह पोस्टिंग हो रही है, कैसे रहेगा वहाँ। मोबाइल टावर भी उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, तो थोड़ा सा ये चीज़ें हुई थी। 25 मई को हमला हुआ और 26 मई को शायद आपकी सगाई हुई थी। 26 मई 2013 को मेरी इंगेजमेंट हुई थी, और उसके बाद 27 मई को जाके मैं जब सेकेंड फेज़ की ट्रेनिंग के पुनः छुट्टी में आया था एक दिन, जाके ज्वाइन किया। तो उसके बाद वहाँ पोस्टिंग ऑर्डर आने के बाद से फिर वहाँ से वापस मूवमेंट हम लोग फिर अपने जो रियल पोस्टिंग है उसके लिए। जैसे हमने बॉर्डर मूवी में देखा था कि सुनील शेट्टी आते हैं और अगले दिन उनको बॉर्डर में जाना होता है और बैकग्राउंड में गाना चल रहा होता है कि तो चलूँ तो चलूँ।
तो आपके साथ क्या होता है? नहीं, भाभी जी ने क्या ऐसा कहा था? तो चलू वाला कोई सीन नहीं हुआ था। जी। बट थोड़ा सा डर तो अब क्योंकि पूरा परिवार मैदानी इलाके का रहने वाला है, बस्तर से कोई ऐसा रिलेशन पहले नहीं रहा है, तो थोड़ा सा जो एक कॉमन मैन की जो भावना होती है, कॉमन लोगों की जो भावना होती है, वो भावनाएं मेरे घर में भी परिवार के लोगों के थी। तो कभी घर वालों ने कहा कि आप वहाँ जा रहे हैं तो सतर्क रहिएगा, अंदरूनी हाँ, क्षेत्रों में मत बिल्कुल, जाइएगा? घर वाले दिन में 3 टाइम रिपोर्टिंग देते थे किसी तरीके अच्छा। से, और खास करके मम्मी बहुत चिंतित रहती थी, बड़े भैया चिंतित रहते थे कि कैसे उधर सर्वाइव कर पाएगा बोल के। बट धीरे-धीरे वो लोग भी इस चीज़ को समझने लगे कि हाँ, सब रह सकते हैं बोल के। अब कोरबा शहर क्षेत्र में काम करने वाला थानेदार जब बस्तर पहुँचता है, तब क्या आपको डिफरेंस लगा वहाँ जा कर के? बहुत अंतर है, दोनों क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अंतर है। बस्तर का क्षेत्र, एक तो बस्तर के जो लोग हैं काफ़ी सरल सीधे और सहज लोग हैं। बस्तर का जो भौगोलिक स्थिति है वो भी बहुत डिफरेंट है। जंगल बहुत ज़्यादा है, और खास करके दरबा जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, वहाँ तो दरबा घाटी सुने होंगे आप, कांगेर वैली नेशनल पार्क का एरिया है। तो उस एरिया पे बहुत बड़े बड़े पहाड़, घाटी, झरने, बहुत विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी, जैसे तीरथगढ़, कुटुमसर की गुफाएं, कैलाश गुफाएं, वो पूरे उसी एरिया में आती हैं। तो वहाँ का जो टेरेन है काफ़ी कहना चाहिए, जंगल बहुत घने हैं, पहाड़ बड़े बड़े हैं, और नक्सलियों के छिपाव के लिए बहुत अच्छी जगह बोल सकते थे उस टाइम पे। जो जंगल क्योंकि घने होते हैं, और जनरली जंगल में और पहाड़ों में नस्लियों को छिपने की अच्छी जगह बन जाती थी उनको, तो उस जगह का यूज़ करते थे वो। 25 मई 2013 को हमला हुआ और आप वहाँ पे 26 में चले गए। उस बाद जब थाने में पहुँचे, थाने में जो आपके जो साथ में काम करने वाले लोग थे, उनका क्या माहौल था? डर वहाँ का पर माहौल उस था या टाइम पे क्या? वो ऑब्वियस है कि जो घटना हुई थी, घटना बहुत भयावह थी, और घटना के बाद से पुलिस जो उस टाइम पे तत्कालीन जो पुलिस कर्मी थे और पुलिस ऑफिसर्स थे, काफ़ी लोग सस्पेंड भी हुए थे। पैरामिलिट्री की जो फोर्सेस थी वहाँ पर, पुलिस जवान भी काफ़ी शहीद हुए थे, और काफ़ी लोग शहीद हुए थे उसमें। तो उसके कारण एक जो मोरल डाउन होता है, जो कहना चाहिए डर की भावना रहती है, वो थी। क्योंकि दरभा थाना जो है, दरभा थाना से जो घटना स्थल है जीरम का, वो 5 से 8 किलोमीटर के बीच की घटना है। मतलब 5 किलोमीटर जो पहला इनका कट आउट लगा था, वो 5 किलोमीटर वो बंजारी मंदिर के पास से लेके वो एक एरेंगनार बोल बोलते हैं, जो 8 किलोमीटर दूर पे है, उस बीच पे ही इनका जो स्पॉट था, एम्बुश स्पॉट था, वो था। तो बहुत दूर नहीं था बस दरभा से, तो उसका जो इम्पैक्ट था, दरभा का जो लोकल बस्ती है, छोटा सा बस्ती है, उस बस्ती पे भी बहुत ज़्यादा था। लोगों के मन में भी बहुत तरह के भय थे, डर लोग, क्योंकि पब्लिक जो है अलग अलग तरीके के लोग थे वहाँ। कुछ काम सरकारी कर्मचारी भी थे, कुछ किसान टाइप के लोग थे, कुछ व्यापारी थे, सभी डरे सहमे हुए थे। तो पुलिस वाले जो उस टाइम वहाँ पोस्टिंग थी, उनको भी मन में डर था कि इस तरीके की इतने पास में घटना हुई है, तो थोड़ा सा मोरल डाउन था कहना चाहिए पुलिस का उस टाइम पे। आप दरभा पहुँचे, आपको वहाँ काम करने का मौका मिला। कोई ऐसे ऑपरेशन में आप शामिल हुए हो जहाँ पे आपकी नक्सलियों से आमने सामने हुई, मुठभेड़ हुई हो, कोई ऐसा घटना? नक्सलियों से चूँकि वो बताया ना, उस टाइम पे वॉर जोन था वो एरिया जो था, एक तरह का युद्ध चल रहा था वहाँ। दरभा डिवीज़न के जो कांगेर वैली एरिया कमेटी का एरिया पड़ता है, वो नक्सलियों के हिसाब से देखा जाए तो, उनके संगठन के हिसाब से, तो वो जो थे काफ़ी उनका मोरल अप था, बहुत ज़्यादा उनको साहस मिल गया था और हिम्मत मिल गई थी कि हमने एनएच पे इतनी बड़ी घटना कर दी और इतने लोगों को शहीद कर दिया। और पुलिस वाले बैकफुट पे, थोड़ा सा बैकफुट तो नहीं बोलना चाहिए, बट थोड़ा सा मोरल डाउन था, और समझ नहीं पाए थे कि इतनी बड़ी घटना ये लोग दे सकते हैं। काफ़ी मजबूत हो गए थे उस टाइम पे वहाँ के नस्ली। तो धीरे धीरे वो चीज़ें कम हुई और कम होती गई, और अभी के टाइम पे तो लगभग न्यूट्रल है पूरी तरीके से। कुछ जिले के आईजी और एसपी भी शायद उसको सस्पेंड कर दिया गया था उन्हें। हाँ, उस टाइम पे काफ़ी लोग का वो हुआ था हमारे आने से पहले, सस्पेंशन हुआ था, कुछ विभागीय जांच वगैरह भी चल रही थी। वो हमारे नक्सलियों को जो सबसे पसंदीदा हथियार कहें या फिर बॉम्ब कहें तो आईडी होता है। तो वो आईडी लगाते हैं सड़कों के किनारे, बहुत सारे आईडी कहा जाता है अभी बिछे हुए हैं सड़कों के किनारे। तो कभी ऐसा हुआ कि आईडी ब्लास्ट हुआ, आपस चपेट में आ गए? एक बार आईडी ब्लास्ट हुई थी हम लोग वो एक बहुत कोर एरिया है छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर का, चांदामेटा से जब वापस आ रहे थे, तो उस टाइम पे एक आईडी बड़ी मेन ऑपरेटिंग आईडी थी, वो ब्लास्ट हुई थी, जिसमें मेरे 2 जवान, चौथे नंबर पे मैं चल रहा था उस टाइम पे, 2 मेरे सामने चल रहे थे, एक सबसे सामने चल रहा था, और जो बीच के 2 थे वो चपेट में आए थे, तो उनको काफ़ी चोटें लगी थी। हल्का सा मुझे भी चोट लगा था आँख के पास में, क्योंकि हम लोग थोड़ा गैप लेके चलते हैं, तो पूरी तरीके से चपेट पे नहीं आ पाए थे आईडी के, बट फिर भी वो 2 जवान घायल हुए थे, वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। उनको फिर कैरी करके हमको ले जाना पड़ा था। वहाँ से 8 किलोमीटर दूर कोलिंग करके गाँव है, जो ठीक ठाक अभी के टाइम पे गाँव बस्ती हो गई है, वहाँ अस्पताल वगैरह की भी सुविधा है प्राथमिक उपचार की, तो वहाँ हमने फिर उनको कैरी करके ले गया था। आप वहाँ पहुँचे, फिर उसके बाद टैकवाड़ा हमला हुआ था, जिसमें 16 जवान शहीद हुए थे और एक सिविलियन की भी जान गई थी।
और ऐसा कुछ बात चल रही थी कि इशारा किया गया कि सिविलियन को हट जाइए, वो फायरिंग की चपेट में आ गया था। क्योंकि दरभा और तोमपाल के बीच में, तोमपाल थाना क्षेत्र पड़ता है, वो टैंक वाला जो आप बोल रहे हैं, सुकमा जी, जिले जी, का हाँ, पहला थाना है, NH 30 पे ही है। तो वो जो तोमपाल का जो थाना है, वो से दरभा की दूरी जो है वो करीब 20 किलोमीटर के आसपास की कुछ होगी। उस बीच में पहले कोई कैंप नहीं हुआ करता था। झीरम घाटी घटना जब हुई थी 25 मई 2013 वाली, तो उस टाइम पे वहाँ पर हमने उसी स्पॉट पे कैंप एस्टेब्लिश किया था। वो मेरे टाइम पे ही एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कैंप का। और उसके बाद भी एक बड़ा पेज बनता था खाली, जो झीरम का जो कैंप था उससे लेके तोमपाल थाने के बीच में। उस टाइम पे झीरम की जो NH 30 का जो मेन रोड है, डबल लाइन उसको जो बना रहे थे, उसकी भी काम लगातार चल रही थी। फोर्स उसी में निकला हुआ था। CRPF IT बटालियन के कंपनी थी, वो कंपनी निकली हुई थी, साथ में कुछ सिविल पुलिस के लोग भी थे। और वहाँ पर एक एम्बुश हुआ था तहकवाड़ा गांव के पास में, जो कि बहुत हद तक पहाड़ी इलाका नहीं है, मैदानी इलाका है, सुकमा जिले का क्षेत्र पड़ता है वो। और वहाँ पर हमारे जो 16 जवान हैं वो शहीद हुए थे। और एक सिविलियन भी इत्तेफाक से वो भी फायर जोन के चपेट पे आ गया था, और उसको भी गोली लगने से मृत्यु हो गई थी उसकी। वो कुछ ईयरफोन लगा गाना सुनकर जा रहा था शायद वो उधर तोमपाल की तरफ से आ रहा था, और कान में ईयरफोन लगाया हुआ था। उसको आगे जो पीछे, क्योंकि दोनों तरफ से जब फायरिंग चल रही थी, तो एक जो पार्टी थी वो फायरिंग जोन के चपेट पे आ गई थी, जो एम्बुश, जिस पर एम्बुश हो गया था। लगा हुआ था। जो पीछे की दो पार्टी जो कट हो गई थी, वो दो पार्टी के लोग उसको रोकने की कोशिश की, जो रोड से काफ़ी अंदर ऐसा अपना पोजीशन लेके लेटे हुए थे। उन्होंने भी रोकने की कोशिश की, बट ईयरफोन लगाने के कारण शायद वो सुन नहीं पाया, और उसके साथ ऐसी घटना हुई। जैसे यहाँ के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि जो ग्रामीण है वहाँ का, वो आदिवासी लोग हैं, वो नक्सली हैं। तो आपको क्या लगता है नहीं, ये बात? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे और सहज लोग हैं, सरल लोग हैं। देखिए, सारे जो लोग हैं वो आज के टाइम पे, आज का जो विकास है, ये मोबाइल क्रांति है, कंप्यूटर क्रांति है, इंटरनेट क्रांति है, इसको देख के सभी लोग अभी विकसित होना चाहते हैं। सब ये एकदम प्रकृति का नियम है कि हर आदमी अभी के टाइम पे आगे बढ़ना चाहता है। वैसे ही वहाँ के भी लोग हैं। ये है कि काफ़ी अंदर जंगल पे अभी तो प्रशासन ने बहुत अच्छा, वहाँ पर शासन ने भी काम किया है, और अंदर पुलिस के बहुत सारे कैंप खुल गए हैं। जैसे जैसे कैंप खुलते जा रहे हैं, उस जगह का विकास भी होता जा रहा है। कैंप खुल रहे हैं तो वहाँ आसपास में अस्पताल, स्कूलें भी खुल रही हैं। जो पहले स्कूल भवन हुआ करता था, लेकिन वहाँ कोई जाते नहीं थे, अब वहाँ लोग जाने लगे हैं। तो अभी के टाइम पे काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। और वो उस टाइम से ही उनके मन में सोचते ये था कि हाथ बढ़ा के बुलाने की ज़रूरत थी उनको। तो वो काम उस टाइम पे पुलिस ने बहुत अच्छे से बखूबी निभाया, और उसका साथ जनता ने भी दिया, और काफ़ी आगे बढ़कर तब तो इतने जल्दी, मतलब 2013 के बाद से लगातार कंट्रोल होता गया। और अभी के टाइम पे जो शासन ने जगह जगह पर कैंप खोले हैं, और बहुत अच्छा शासन ने विकास के भी जो बहुत अच्छे काम किए हैं, उससे बहुत फ़ायदा मिला है। एक टीम आपने बताया कि एक टीम आप लीड कर रहे थे और आपका आमना सामना हो गया था नक्सलियों से, तो वो क्या था, पूरा विस्तार से बताएंगे उसको? मैं बताना चाहूँगा, वो टीम मैंने लीड नहीं किया था, उसमें हमारे एडिशनल एसपी विजय पांडे सर, अच्छा। वो थे टीम कमांडर। उनके साथ पे हम लोग एक ऑपरेशन किए थे, जिसमें हमारे ऑपरेशन के जो जवान थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। हम लोग 35 से 40 लोग थे। और हमको सूचना मिली थी कि कांदा नार करके एक गाँव है कोलिंग के पास में, वो भी बहुत इंटीरियर गाँव है, वहाँ अक्सर नक्सल आते रहते हैं। वहाँ के गाँव के लोग चूँकि पुलिस का सपोर्ट करते थे, पुलिस को सूचनाएं देते थे, मतलब वो मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे थे, विकसित होना चाह रहे थे। तो वो उन लोगों को नक्सली पीटते हुए करीब 40-50 लोगों को उठा के ले गई है, और चाना मेटा की तुलसी डोंगरी की ओर ले गई है करके सूचना मिली थी। वो सूचना मिलने के बाद पे हमने उस पर वर्क किया। वर्क करने पे जब कंफर्मेशन हुआ, तो हम लोग फिर एक क्विक ऑपरेशन, एक अलग तरह का ऑपरेशन उसमें पहली बार मेरे को लगता है उस एरिया पे, पहली बार उस एरिया पे बाइक से ऑपरेशन ऑपरेट हुआ था। तो बाइक से हम लोग आए थे कांदानार के पहले तक। कांदानार के जस्ट पहले एक एम्बुश लगा हुआ था हमारे, क्योंकि हम लोग भी जब गए तो उस टाइम पे छोटे मोबाइल पे छोटे छोटे टावर आते थे, तो उससे हमारी बात हो जाती थी। तो हमको सूचना लगातार मिल रही थी कि हाँ, यहाँ पर एम्बुश फिर से लगा हुआ है। वहाँ एक छोटी पार्टी लगी हुई थी। तो उससे पहले हम लोग अपना बाइक को छोड़ के, बाइक को ऐसा पूरा पेड़ में छिपा के कहना चाहिए, उसको छोड़ के जो एम्बुश लगा था, छोटा एम्बुश था, हमको मालूम था कि अगर इनसे हम लड़ेंगे, उनसे जीत तो जाएंगे, बट वहाँ पर ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, उधर गाँव वालों को नुकसान हो सकता है। तो उसको छोड़ के हम लोग फिर उसको बाईपास करते हुए क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद पे, काफ़ी आगे बढ़ने के बाद पे पहाड़ के ऊपर से ही हम लोग चल रहे थे। चलने के बाद पे एक सिचुएशन ऐसा आया कि एक पहाड़ पे हम ऊपर से, हमारा पहाड़ जो ऊपर है वहाँ से हम देख रहे थे एक टेकरी है, जिसके बीच में एक मैदान 200 मीटर के करीब का मैदान है। हम लोग बैनाकुलर वगैरह से देखे तो हम लोग को दिख रहा था कि गाँव वालों को बिठा के कुछ लोग को पीट रहे हैं। अच्छा, नक्सली वहाँ दिख रहे थे आपको? और स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि चारों तरफ बड़ी संख्या में नक्सली, वर्दीधारी नक्सली संतरी लगे हुए हैं और दिख रहे हैं। वो जो सिचुएशन था वो अपने आप में एक बड़ा अजीब सिचुएशन था कि अब हम लोग ये 200 मीटर का जो पेच है, क्योंकि अगर उसमें जाएंगे तो हमारी सरप्राइज लॉस हो जाएगी, वो दिख जाएंगे उनको हम लोग, और उस टाइम पे निश्चित रूप से उनके फायर जोन पे आ जाएंगे। तो वहाँ पर हम लोग जो ये 200 मीटर का जो पेच है, इसको छोड़ के हम लोग पूरे पहाड़ का डिटूर काटते, मतलब
कहना चाहिए कि पहाड़ की रास्ते से ऐसा गोल जो एक पहाड़ लंबा का जो- राउंड हाँ, लेते हुए। लंबा राउंड लेते हुए जी। हम लोग पीछे से घूम के गए। पीछे से घूम के गए तो वहाँ पर फिर नक्सलियों से बहुत तरीके से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हम लोग एक बॉडी भी लाए थे। उनका एक डीवीसी कमांडर जो था उस टाइम पे हुआ करता था, वो उसमें घायल हमको हुआ कुछ था। क्षति मिली थी वहाँ, क्षति प्राप्त नहीं, हुई? हम लोग को ऐसी कोई क्षति नहीं हुई थी, छोटे मोटे खरोच वगैरह टाइप के चोट थे। हम लोग पूरी तरीके से उसमें उनके हथियार वगैरह भी अच्छे हथियार, उनके पूरे जो सामान वगैरह थे सक्सेसफुल ऑपरेशन था अपना। सक्सेसफुल, पूरी तरीके से सक्सेसफुल था। हम लोग 2 पार्टी में बटे हुए थे। एक पार्टी जो हमारा था वो गांव के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उस पार्टी को हमने नीचे से भेजा था, और एक जो पार्टी हमारी ऊपर से आ रही थी वो पार्टी कहना चाहिए असॉल्ट पार्टी थी। तो वो पार्टी डायरेक्ट मुठभेड़ की, उस पार्टी में मैं भी था और सर भी थे, और हम लोग ने बहुत सक्सेसफुल तरीके से उसको ऑपरेट किया और उसमें सफलता भी मिली थी। नक्सल क्षेत्र में काम करना तो वैसे ही बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, तो बहुत मुश्किल, बहुत कठिन काम होता है। कई बार अगर आप आईडी से बच भी जाते हैं तो नक्सलियों को पता है कि यहाँ पर जवान सर्चिंग के लिए आएंगे, तो सिर्फ पगडंडियों में वो स्पाइक होल्स लगा दिया करते हैं, और आपके जहन में इस बात का इल्म नहीं कि अब अगले ही कदम में आप गिर कर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे। ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर मतलब चांदामेटा पेच में कम था जी। चांदामेटा पेच में तो जनरली बड़े नक्सली हुआ करते थे, तो उधर आईडी वाईडी और सीधा फायर आता था बहुत तरीके से। ये जो पेज बोल रहे हैं आप, स्पाइक होल्स। हाँ, स्पाइक होल्स वगैरह वाला, तो ये जो पखनार चौकी पड़ती है दरबा की, यानी दंतेवाड़ा का जो बॉर्डर है, कटे कल्याण वाला एरिया, उस जो पूरे एरिया में जो कटे कल्याण एरिया के दलम के जो संगम मंगम लोग हैं, जो मिलिशिया लोग हैं, वो लोग इसको यूज़ करते हैं, पंजा लगा देते हैं बिल्कुल, और इतना तरीके का पंजा होता है कि अगर उस पर चपेट पे आए तो पैर पूरा निश्चित रूप से पैर चला जाए। क्षतिग्रस्त है पूरा। हाँ, तो उस टाइम पे हम लोग एक वो करके हमको एक गांव का लोकल मुखबिर मिला था उस टाइम पे, उसके माध्यम से हमने बहुत सारे स्पाइक, करीब 400-500 स्पाइक्स निकाल लिए। कभी ऐसा हुआ हो कि आपके कोई जवान स्पाइक्स में गिर गया एक बार हो? हुआ है, पैर में चोट लगी थी, पूरी तरीके से नहीं लग पाया था, लेकिन पैर काफ़ी हद तक घायल हो गया था उसका। जैसे आप वहाँ काम किए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आपके हिसाब से नक्सलवाद है क्या, और अगर है तो ये ख़त्म कैसे होगा? नक्सलवाद अब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, जी। और काफ़ी डिबेट होती रहती है इसमें। मेरे हिसाब से नक्सलवाद आज के टाइम पे जो है कुछ लोगों को लाभ प्राप्त करने के लिए, गलत तरीके से जो लाभ प्राप्त करने के लिए एक ग्रुप बना के रखे हुए हैं। उनको शासन के और वहाँ के लोकल लोगों से कोई लेना देना नहीं, उनके विकास से कोई मतलब नहीं। जो दिखावा करते हैं वो लोग, बताते हैं कि नहीं लोकल लोगों के बारे में सोच रहे हैं, तो लोकल लोग को पीछे ले जा रहे हैं, और शासन की जो मेन योजना, मुख्य योजनाएं हैं, मुख्य धारा है, उसमें जुड़ने नहीं देना चाहते हैं। भाई आखिर आप अगर विकास चाहते हैं, आप बात करते हैं विकास की कि आप लोगों को विकास नहीं हो पाया, लोगों के साथ सही न्याय नहीं हो पाया, इसलिए आप उनके लिए लड़ रहे हैं, तो आप रोड क्यों तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं? रोड तो गांव वालों के लोगों के लिए है, वहाँ के जो लोकल लेवल से लाभान्वित है, उनका व्यापार बढ़ रहा है, उनकी शिक्षा बढ़ रही है, अस्पताल तोड़ रहे हैं, स्कूल तोड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ आती हैं कि वो किसी तरीके से विकास के लिए सबसे बड़े बाधक हैं, और अपने किसी व्यक्तिगत मनसा लाभ के लिए वो लोग ये सब करते हैं, जिसे लोगों के हित का बिल्कुल नाम देते हैं वो। जी। तो ग्रामीण है वो तो जंगलों में से अपना खान पान निकाल लेते हैं, उसी भी संसाधन में डिपेंडेंट होते हैं, वहीं से अपना जो है निकालते हैं। ग्रामीण आरोप भी लगाते हैं कि हम अगर जंगल में जाते हैं और कोई जवान अगर हमें पकड़ लेता है तो कहता है कि तुम नक्सली हो, और पुलिस कहती है कि तुम नक्सलियों से मिले हुए हो। तो ग्रामीण जो है मझधार में फंस चुका है, तो क्या लगता है आपको इसमें? कुछ हद तक बातें सही भी है, जो मेरे को समझ आता है, बट पूरी हद तक पूरी तरीके से सही नहीं है। बट कुछ हद तक इसमें सच्चाई ये है कि अब सिंपल सी चीज़ है कि पुलिस सर्चिंग में निकल रही है, ऐसा जंगल जहाँ नक्सलियों की सूचना मिली, वहाँ एक आदमी मिल जाता है लुंगी पहने हुए या सर में गमछा बांधे हुए। नक्सली भी तो ऐसे ही होते हैं, नक्सली ऐसा संदिग्ध होते हैं। हाँ, नक्सली भी ऐसे ही होते हैं, जो रेगी होती है, गाँव वाले बन के आते हैं वो। एक्चुअल में इसमें गलती नक्सलियों की, वो गाँव वालों के आड़ में सब कुछ करते हैं। पुलिस को पहचान करने में कई बार दिक्कतें आती हैं, बट फाइनली पुलिस ऐसा किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर देती है। पुलिस पूरी तरीके से सब चीज़ जांच पड़ताल करने के बाद पे जब संतुष्ट हो जाती है तभी कार्रवाई कोई होती है। तो ये चीज़ें तो गांव वालों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट ये कैंप खुलने से काफ़ी अंदर पे जो कैंप खुलते जा रहे हैं लगातार, वो खुलने से फ़ायदा ये होगा कि अब जो पुलिस वहाँ की लोकल बॉडी है पुलिस की, वो अब सबको गाँव में संख्या कितनी होती है लोगों की, तो हर घर के लोगों को डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर लिया गया। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो गई है। झीरम हमला 25 मई 2013 को होता है, अभी 2023 चल रहा है, तो तकरीबन 11 साल बीत चुका है, और यहाँ के लोग सोचते हैं कि आप बस्तर जाएंगे तो बस स्टैंड में गोली चल जाएगी आपके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। छवि सुधरी है, पर्यटक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा जगह है वो। बस्तर जो है मैं तो बोलूँगा कि बस्तर छत्तीसगढ़ के लिए जन्नत है जी, और सभी को वहाँ अगर पुलिस वाले हैं पोस्टिंग में जाने तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर लोग जो आम लोग हैं वो भी बाहर अदर स्टेट्स घूमने जाते हैं, नाम वाम सुन के कि यहाँ गोवा जा रहे हैं और कहीं कहीं जो बड़ी बड़ी जगह है वहाँ जा रहे हैं, उससे पहले आप बस्तर घूमिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपके छत्तीसगढ़ में जो बस्तर का जो क्षेत्र है उससे सुंदर और कोई क्षेत्र नहीं है पूरे भारत में।
और आपको मज़ा आ जाएगा, बोलना चाहिए पूरी तरीके से। अभी आप वहाँ पे जाते होंगे, आपकी वो पेशी होती होगी, तो अभी कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदल गया है या बहुत फिर? बदलाव हो गया है। अभी के टाइम पे जो ऑपरेशन हम लोग का 40 किलोमीटर दूर उतर के पैदल जाके करते थे, अब वो सीधा 40 किलोमीटर दूर तक अंदर कैंप बन चुका है। सड़कें बन अब चुकी सीधा हैं। हाँ, सड़कें बन चुकी, कैंप बन चुका है, तो अब ऑपरेशन वहाँ यानी जो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत है, आसान हो गया है अब जाना। वो वहाँ से हम लोग सीधा हिट कर सकते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर को ही हम 4 किलोमीटर में हिट कर सकते हैं। यानी टाइम बोलना चाहिए हमारा बहुत बच जाता है, मेहनत बच जाती है। तो आज के टाइम पे इसलिए ही नक्सली जो है अब वहाँ से लगातार उनके पैर उखड़ चुके हैं और बहुत जल्दी शासन का जो ये जो जिस तरीके से काम कर रही है उसमें बहुत जल्दी ये लोग खत्म भी हो जाएंगे। तो आप ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं तो आप नक्सलियों के टारगेट में आ जाते हैं, तो कभी आपको सूचना मिली हो कि आप नक्सलियों के टारगेट पे पहुंच चुके हैं? ये जनरली सभी थानेदारों के साथ में होता है, वहाँ जो एक्टिवली काम करते हैं। और मैंने 3 साल तक का उस क्षेत्र में काम किया, तो उस क्षेत्र में गांव वालों के लिए, गांव वालों के हित के लिए जो वरिष्ठ अधिकारी पे जैसे निर्देश मिलते गए, शासन की जो योजनाएं थी वो ज़्यादातर गांव वालों को, वहाँ एक अजीब चीज़ है कि वहाँ जो ये बातें हैं, शासन की जो बातें हैं, भाई वहाँ के जो सिविल के लोग हैं, राजस्व और अन्य विभाग के लोग हैं, वो तो जा नहीं पाएंगे जंगलों में उतने अंदर, क्योंकि डर उनको भी है। ठीक बात। तो पुलिस ही जाके ये सब करती है, पुलिस जाके वहाँ इन सब योजनाओं का उनको बताती है, उनका लाभ बताती है। इवन हम जब गांव जाते थे, नक्सली एरिया के क्षेत्र के जो गांव जाते थे, तो वहाँ के गांव के लोगों का राशन कार्ड से लेके उनके ज़मीन का कुछ प्रॉब्लम है या कोई ऐसा मसला है जो राजस्व विभाग संबंधित है, किसी और विभाग संबंधित है, उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट पुलिस टैकल करती थी पूरा। तो मतलब वो चीज़ें तो मतलब कहना चाहिए, इसलिए जो है ना गांव वाले जुड़ने लगे, पुलिस से जुड़ने लगे। भाई आप जो फ्रंट फेस है, या तो बुरा उसको बोलेंगे या अच्छा बोलेंगे। तो जो बुरा पहले बोला करते थे वो धीरे धीरे अच्छा बोलने लगे और लोग गांव वाले ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस से जुड़ने लगे। तो हमारे टाइम पे 3 साल पे लगातार हमने जो मुख्य रूप से जो हमारा टारगेटेड काम था, हमको जो मिला था हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से कि नक्सलियों को अगर हराना है, उनको यहाँ से उखाड़ना है, तो सबसे ज़रूरी है कि पब्लिक ग्रामीणों का विश्वास जीतना होगा। पब्लिक का दिल जीतना पड़ेगा। पब्लिक के मन में जो पुलिस के लिए भय है वो भय ना हो कि उनके लिए विश्वास होना चाहिए। और नक्सलियों का जो भय उनके मन में बैठा हुआ है कि नक्सली आके कर देंगे, तो वो भय भी दूर होना चाहिए। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इतनी क्षमता रखते हैं कि नक्सली आपके सिक्योरिटी में जो लोग हैं उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो अगर गांव वाले आपके संरक्षण में है तो उनका नहीं बिगड़ सकता कुछ। तो उसके लिए हमने बहुत अच्छे से काम किया, धीरे धीरे चिन्हांकित करके एक एक गांव करके धीरे करके जो बदमाश लोग थे उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बदमाश हर जगह बदमाश रहते हैं, कुछ 10-5 ऐसे भी रहते थे जो बदमाश थे, जो लोगों को भड़काया करते थे। जैसे कुछ दलम वलम में शामिल थे, केमेस, चेतना नाट्य मंडली वगैरह में अलग अलग फंक्शन से काम करते हैं लोग। तो उसमें जो ये लोग शामिल थे, तो उनको हमने फिर डोमिनेट करने के लिए उनको कार्रवाई की, कुछ लोगों को समझाइश दी, कुछ लोग सरेंडर किए खुद से आके। तो वो चीज़ें धीरे धीरे सफलता होते होते ये सबसे बड़ी सफलता थी हमारी कि गाँव का जो एरिया है, गांव का एरिया सेफ होने लगा। मतलब गांव के लोग ही अब नक्सलियों के विरोध में भरोसा बढ़ गया पुलिस के ऊपर। पुलिस के ऊपर भरोसा बढ़ गया। तो आपका कोई हिट लिस्ट में नाम आया था? पाँच लोग बहुत सारे सरेंडर नक्सलियों के द्वारा बताया गया था ये चीज़ें। और ये चीज़ें तो होती हैं वहाँ, जो वो एरिया ऐसा है कि वहाँ जो काम करेगा उसके लिए थोड़ा सा रिस्क रहता है। बट वहाँ रहते तक कभी शुरुआत में जो डर था उसको छोड़ के बाद में कभी डर नहीं लगा इस चीज़ का। हम समझ गए थे कि वो कमज़ोर लोग हैं, वो सामने से आके कभी नहीं कर सकते। पीठ पीछे चोरों जैसा जो कायरों जैसा हरकत होता है वो कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास इतनी बुद्धि थी कि हम ऐसे ट्रैप नहीं होना था। तो 25 मई 2013 जो कि झीरम घाटी हमले के रूप से जाना जाता है, और भारत के इतिहास में ये सबसे बड़े नक्सल हमले के रूप से भी जाना जाता है और स्थापित हो चुका है। तो हमारी छोटी सी कोशिश थी कि एक थानेदार जो कि खबर देख रहा था कि इतना बड़ा हमला हुआ है, उसे खबर मिलती है कि अब आपका तबादला हो चुका है और आपको उसी क्षेत्र में, उसी दरभा क्षेत्र में जाना होगा, तो उसके मन में क्या चल रहा था। और सर ने बहुत सही बात कही कि ग्रामीणों का हमें विश्वास जीतना होगा, और कई हद तक सरकार इसमें मुकम्मल भी हो पाई है। सरकार बहुत सारी योजना वहाँ तक पहुँचाने में सफल हुई है। इस तरह के अन्य खबरों के लिए, अन्य कहानियों के लिए, अन्य इंटरव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल KP न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।